कदमों की आहट फिर सुनाई दी। कोई मेरे अकब से चलता हुआ आ रहा था। ये नाइट वॉचमैन के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। खतरा ये था कि कहीं वो चलते चलते मुझसे ठोकर न खाए। ऐसी सूरत में वो मुझसे बच तो नहीं सकता था, मगर इस बात का इम्कान था कि वो शोर मचा दे या फायर कर दे। ये मेरे मिशन के लिए बेहद खतरनाक बात साबित हो सकती थी। मेरा जिस्म पसीने में शराबूर था। दिल की धड़कन की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैं रुक रुक कर सांस ले रहा था। पाँव की चाप अब वाज़ेह हो गई थी। फिर मुझे घास के इधर उधर हटने की सरसराहट भी सुनाई देने लगी। यह सरसराहट मेरे बिल्कुल करीब से होकर आगे निकल गई। मैं अपनी जगह पर पत्थर बना रहा, लेकिन मैं होशियार हो गया। मेरा ख्याल था कि वो आगे जाकर किसी दूसरी तरफ मुड़ जाएगा, लेकिन ऐसा न हुआ। पाँव की चाप दूर जाकर फिर करीब आती सुनाई देने लगी। आवाज़ करीब आई तो मैंने सांस रोक ली। आवाज़ इस बार मुझसे कुछ फासले पर होकर पीछे की तरफ निकल गई। मैंने टीले के मच्छी की दीवार की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। मेरे रेंगने से घास में सरसराहट पैदा हुई। मैं वहीं रुक गया। सरसराहट गार्ड को मेरी तरफ मुतवज्जा कर सकती थी। मैं अजीब अजाब में फंस गया था। मुझे इस सूखी घास में दाखिल ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब वहीं रहते हुए मुझे कुछ करना था ताकि इस्तामल गार्ड से निजात हासिल कर सकूं। वो कमबख्त दोबारा इसी तरफ आ रहा था। इस दफ़ा मेरा इससे कोई 3 कदम का फासला था, यानी वो मुझसे कोई चंद कदम के फासले पर मेरी दाहिनी जानिब से होकर आगे गुजर गया था। मैंने हिम्मत करके बैठे बैठे अपना सर घास में से निकाल कर देखा। एक इंसानी साया जिसके सर पर दरख्त की शाखें लगी हुई थी, स्टेन गन कांधे पर रखे सुस्त कदमों से चला जा रहा था। जब वो मुझसे कुछ फासले पर चला गया तो मैं ऊंची घास के अंदर ही अंदर सांप की तरह रेंग कर किनारे पर आ गया। यहाँ झाड़ियाँ थी। मैं एक झाड़ी के पीछे सिमट कर बैठ गया। मेरी नज़रें इस तरफ जमी थी जिस तरफ वो तामल गोरीला गया था। वो मुझे सितारों की फीकी धुंध में नज़र नहीं आ रहा था। मैं परेशान हुआ कि कहीं वो मेरे पीछे न निकल आए। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। मेरे सामने 20-25 कदम के फासले पर रोशनी चमक कर बुझ गई। फिर मुझे सिगरेट के धुएं की खुशबू महसूस हुई। इस तामल गोरीले ने लाइटर से सिगरेट सुलगाया था और अब वो यकीनन किसी जगह बैठकर सिगरेट पी रहा था। मेरे लिए यही एक मौका था, ख्वाह ये सुनहरी था या नहीं, लेकिन अगर मैं इस मौके से फ़ायदा नहीं उठाता तो मुझे यहाँ से नाकाम होकर वापस जाना पड़ता, क्योंकि मैंने हिसाब लगा लिया था कि ये जो तामल गोरीला रात की ड्यूटी पर गश्त लगा रहा है, इसके होते हुए मैं सुरंग की तरफ नहीं जा सकता। मैंने स्टेन गन की डोरी अपने गले में डाली। चाकू मेरे सीधे हाथ में था। मैं ज़मीन पर मगरमच्छ की तरह रेंगते हुए अंधेरे में इन दरख्तों की तरफ चल पड़ा, जिधर से मुझे सिगरेट जलाते वक्त लाइटर की रोशनी नजर आई थी। मैं जूं की चाल रेंग रहा था ताकि आवाज़ पैदा न हो। यहाँ खुश्क पत्ते गिरे हुए थे, मगर वो शबनम में भीग चुके थे, जिसकी वजह से इनकी आवाज़ पैदा नहीं होती थी। मैं रेंगते रेंगते जब दरख्तों के झुंड के करीब पहुंचा तो मुझे तंबाकू के धुएं की बू साफ महसूस होने लगी। मैं वहीं ज़मीन पर लेटा रहा। इस तामल गोरीले ने सिगरेट का कश लगाया तो दरख्तों के नीचे हल्की सी रोशनी हुई। सिगरेट का कश लगाते हुए अंधेरे में जो धीमी सी चमक पैदा हुई थी, इससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि गोरीले का रुख सामने की तरफ है, क्योंकि मुझे धीमी चमक में इस सिगरेट का दमकता हुआ सिरा दिखाई नहीं दिया था। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर दोबारा दरख्तों की तरफ रेंगना शुरू कर दी। अंधेरे में अब मुझे नारियल के ऊपर को जाते टेढ़े मेढ़े तने साफ नजर आ रहे थे। अचानक मैं रुक गया। मुझे इस गोरीले के कपड़ों की ज़रूरत भी थी। मैंने स्टेन गन पीछे ही 2 कदमों के फासले पर ज़मीन पर रख दी। चाकू मेरे हाथ में था। मैंने चाकू भी वहीं ज़मीन पर डाल दी। मैं जानता था कि ये हिंदू तामल तकरीबकार कोई ट्रेंड गोरीले नहीं है, बल्कि मुतअस्सब और मुसलमानों के दुश्मन हिंदू तामल जवानों का एक गिरोह है, जो इस वक्त सिर्फ मुसलमानों का खून बहा रहा है और श्रीलंका की अमन पसंद हुकूमत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। अगर मेरा दाव ठीक पड़ जाता है तो फिर इस हिंदू तामल का मेरे हाथ से बचना नामुमकिन था। मुझे खुदा पर और अपने दाव पर भरोसा था। दिल में यह जज्बा भी था कि इस तामल ने न जाने कितने बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाया होगा और मुझे इन बेगुनाह मुसलमानों के खून का हिसाब लेना है। एक बार इसने अंधेरे में सिगरेट का कश लगाया तो मुझे इसकी गर्दन नजर आ गई। इसकी पीठ मेरी जानिब थी। वो दरख्त के तने से टेक लगाए बैठा मज़े से सिगरेट पी रहा था। अब अगर ज़रा सी भी आहट पैदा होती तो मुझे स्टेन गन के फायर से 1 सेकंड में भून सकता था। मेरी अब यही कोशिश थी कि इस तरह से रेंग कर इसके कब में जा पहुँचूँ कि किसी किस्म की आहट पैदा न हो। वक़्त का भी कोई एतबार नहीं था। वो किसी भी वक़्त सिगरेट फेंक कर उठ सकता था। खुदा जाने वो कौन सी गैबी ताकत थी जो मुझे बगैर किसी आहट के इसके अकब तक ले गई। मैं अब इसके बिल्कुल अकब में था। इसकी गर्दन नारियल के तने के साथ लगी हुई थी। यह तना ज़्यादा मोटा नहीं था। नारियल के तने ज़्यादा मोटे नहीं होते। अगर इसकी गर्दन को अपने आहिनी बाजू और तने के बीच में ले लूँ तो एक ही झटके से इसका काम तमाम हो सकता था, मगर इसके लिए मुझे छलांग लगाकर इस पर झपटना था। मैंने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। इसकी स्टेन गन इसके घुटनों पर पड़ी थी। इसके बाएं हाथ में जलता हुआ सिगरेट था और दायां हाथ स्टेन गन के ऊपर था, इसके ट्रिगर पर नहीं था। ये देखते ही मैं ज़मीन पर से उठकर बैठ गया। मेरे पट्टे इस भूखे शेर की तरह फड़कने लगे जो अपने शिकार पर झपटने ही वाला हो।
मैंने अपना बायां बाजू खोल दिया और दुश्मन पर ऐसा लपका जैसे बगैर आवाज़ की बिजली कौंध गई हो। दूसरे लम्हे इसकी गर्दन मेरे बाजुओं के आहिनी शिकंजे में थी और गर्दन का पिछला हिस्सा दरख्त के तने से चिपक गया था। मैंने इसे इतनी मोहलत भी न दी कि वो घुटनों पर पड़ी स्टेन गन को उठा सकता। मैं दरख्त के तने से लिपटा हुआ था और बीच में तामल तकरीबकार की गर्दन थी और मैं जोर जोर से झटके दे रहा था। इसका काम तो पहले ही झटके में हो गया था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त को ढीला किया तो इसका सर एक तरफ को ढलक गया। वो मर चुका था। मैं इसे घसीट कर पीछे झाड़ियों की तरफ ले गया। इसने फौजियों जैसी खाकी वर्दी पहन रखी थी, सर पर रुमाल बांधा था जिस पर दरख्त की शाखें तोड़कर लगा दी गई। मैंने जल्दी जल्दी इसकी खाकी पतलून और खाकी बुशर्ट उतार कर पहनी, सर पर रुमाल बांधकर इसमें दरख्त की टहनियाँ फंसाई। इसके बूट उतार कर पहने, अपने कपड़े वहीं झाड़ियों में छुपा दिए। स्टेन गन और कमांडो चाकू उठाया। इस मुर्दा हिंदू तामल की स्टेन गन मैंने वहीं इसकी नंगी लाश के पास ही रहने दी। अब मैं भी हुलिये से एक तामल तकरीबकार लगा। मैंने घूर कर टीले की तरफ देखा। क्रिश्चियन ने मुझे बताया था कि टीले की सुरंग के बाहर भी रात को 2 गोरीले पहरा देते हैं। यहाँ कुल गोरीलों की तादाद 12 ही थी, जिसमें से एक को मैंने हलाक कर दिया था। अब पीछे 11 रह गए थे। मैं झुककर टीले की तरफ बढ़ा। अगरचे मैंने तामल तकरीबकारों ही की वर्दी पहन रखी थी, फिर भी मैं किसी किस्म का खतरा मोल लेना नहीं चाहता था, ना ही कोई ऐसी हरकत करना चाहता था कि किसी को मुझ पर शक पड़े। मैं टीले की तरफ चला जा रहा था। साधुओं वाले सफ़ेद कपड़ों में मुझे अंधेरे में भी देखा जा सकता था, लेकिन खाकी वर्दी ने मुझे काफ़ी हद तक अंधेरे में जज़ब कर लिया था। टीले की दीवार के साथ एक सिगरेट की रोशनी चमकी। मैं वहीं रुक गया और गौर से देखने लगा। अब 2 आदमियों के बातें करने की धीमी धीमी आवाज़ सुनाई देने लगी। अल्फाज मुझ तक नहीं पहुंच रहे थे। मैं समझ गया कि ये 2 गोरीले हैं जो सुरंग के बाहर पहरा दे रहे हैं। मुझे इनसे भी निपटना था। मेरे पास वक्त ज़्यादा नहीं था क्योंकि रात गुजरती चली जा रही थी। मैं किसी हद तक अपनी तामल गोरीलों वाली वर्दी का फ़ायदा उठा सकता था, मगर मुझे हर हालत में इनसे दूर रहना था। इसमें एक कबाहत भी थी कि अगर वो मुझे देख लेते हैं तो मुझे ना भी पहचाने, लेकिन इन्हें ये ज़रूर मालूम हो जाएगा कि मैं इनमें से नहीं हूँ। हो सकता है इनका लीडर इलम भी यहीं कहीं सो रहा हो। मैं झुका झुका टीले के पीछे दीवार के साथ आ गया। मुझे सुरंग का गार नुमा दरवाज़ा अंधेरे में नजर आया, जिसके आगे लकड़ी का खोखा डाले 2 गोरीले बैठे सिगरेट पीते हुए आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। इनकी स्टेन गनें इनके पास ही ज़मीन पर पड़ी थी। मैं सोचने लगा कि इन पर काबू पाने की क्या तरकीब हो सकती है। फायर मैं नहीं कर सकता था, दोनों को बैक वक्त हलाक नहीं कर सकता था, और मेरा गार के अंदर जाना भी बहुत ज़रूरी था। मैं इन दोनों गोरीलों की तरफ टिकटिकी बांधे देख रहा था। मेरा जहन बरक रफ्तारी के साथ किसी मुनासिब तरकीब की तलाश में था कि कुदरत ने खुद ही मुझे एक सुनहरी मौका फराहम कर दिया। इन दोनों में से एक तामल गोरीला सिगरेट फेंक कर उठा और अपने साथी को कुछ कहकर इस तरफ आने लगा जिधर मैं झाड़ियों में मौजूद था। मैं फ़ौरन समझ गया कि वो इधर किस मकसद के लिए आ रहा है। मैं जल्दी से एक दरख्त के पीछे हो गया। मैंने सांस रोक ली। वो मेरे करीब ही एक झाड़ी की ओट में आकर खड़ा हो गया। इसका मुंह दूसरी तरफ था। वो अपनी जो हाजतें रफ़ा करने के लिए आया था। इसमें इसे 1-1.5 मिनट से ज़्यादा वक्त दरकार नहीं था। मैं दबे पाँव इसके अकब की तरफ से आगे बढ़ा, फिर इसके करीब पहुंचा तो इसने कदमों की चाप सुनकर पलट कर देखा। इसने मुझे अपना साथी ही समझा और तामिल ज़ुबान में बोला, तुम अपनी पोस्ट से इधर क्यों आ गए हो? मैंने तामिल ज़ुबान में कहा, प्यास लगी है। इसने मुंह दूसरी तरफ करके बटन बंद करते हुए कहा, वहीं वापस जाओ। ये इसकी ज़िंदगी का आखिरी जुमला था। इसके बाद इसकी गर्दन मेरे बाजू में एक लम्हे के लिए आई और दूसरे हाथ में मेरा पकड़ा हुआ चाकू इसकी शहरत काट चुका था। मैंने इसे वहीं फेंक दिया क्योंकि इसकी गर्दन से खून का फुआरा उबलने लगा था। इसकी गर्दन आधी से ज़्यादा कट चुकी थी। वो लुढ़कता हुआ नशीब में जाकर एक गड्ढे में जा पड़ा। चाकू अभी तक मेरे हाथ में था। मुझे यकीन था कि अब इसकी आवाज़ बुलंद नहीं हो सकेगी, और ऐसा ही हुआ। गड्ढे में वो तड़प रहा होगा, मगर जिस हालत से इसकी आवाज़ निकलनी थी वो कट चुका था। चाकू को मैंने घास पर रगड़ कर पूंछा और तेज़ी से एक तरफ छुप गया। अब मुझे इसके साथी गोरीले का इंतज़ार था। इसने नीचे ही से आवाज़ दी कि ऊपर किस से बातें कर रहे हो। मैं खामोश रहा। मेरी निगाहें इस दूसरे गोरीले पर जमी हुई थी। वो भी सिगरेट पी रहा था। इसने 1-2 बार जमाई ली सिगरेट ज़मीन पर फेंक कर पाँव से मसला और खोखे पर से उठते हुए आहिस्ता से बोला, तुम क्या कर रहे हो ऊपर? मैं फिर भी ना बोला। अब दूसरे गोरीले को कुछ तशवीश हुई कि कहीं इसका साथी बेहोश तो नहीं हो गया या इसे सांप वगैरह ने ना काट लिया हो। वो लंबे लंबे डग भरता ऊपर की जानी पड़ा। मैंने एक दरख्त की ओट में खड़े होकर एक ख़ास पोजीशन बना ली थी। इसी जगह से मुझे इस पर हमलावर होना था। इसने स्टेन गन अभी तक कांधे पर ही लटकाई हुई थी। जो ही वो अंधेरे में मेरे करीब से गुजरा, मैंने पूरी ताकत से अपना बाजू इसकी ठोड़ी के नीचे मारा। ये ज़रब नीचे से ऊपर की जानिब थी। इतनी शदीद थी कि दुबला पतला तामल तकरीबकार पिछाड़ खाकर पीछे की तरफ गिरा। इसके गिरने से पहले मैं इसका गला दबोच चुका था। इन हिंदू तामल तकरीबकारों के जिस्म दुबले पतले थे
और मेरे जैसे मजबूत जिस्म वाले ट्रेंड कमांडो के हाथ की ज़रब सहना इनके बस में नहीं था। मैंने फ़ौरन इसकी स्टेन गन और मैगज़ीन बेल्ट अपने कब्ज़े में कर ली और तामल तकरीब कार को एक बार फिर चेक किया। इसमें अभी कुछ सांस बाकी थे। मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ सकता था। इसे अगली दुनिया में पहुंचाने के लिए मुझे मज़ीद 2 मिनट लगे। अब कम से कम सुरंग तक के लिए मेरा रास्ता साफ था। मैं ढलान उतर कर सुरंग के बाहर खोखे पर आकर बैठ गया। कम से कम 15-20 सेकंड के लिए वहाँ बैठना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद मैं उठा और सुरंग में दाखिल हो गया। सुरंग में अंधेरा था। ज़रा आगे गया तो लालटेन की रोशनी में मुझे एक औरत इस हालत में दीवार के साथ दिखाई दी कि इसका सर नीचे झुका हुआ था, बाल माथे पर लहरा रहे थे, दोनों हाथ और पाँव बंधे हुए थे और वो एक बांस के साथ बंधी ज़मीन पर जैसे नीम बेहोशी की हालत में बैठी थी। मैं लपक कर इसके पास गया, इसका सर उठाया। ये पोशाली के सिवा दूसरी कोई लड़की नहीं हो सकती थी। जर्दी माइल गोरी रंगत, नाक ऊपर को उठी हुई, आंखें ज़रा छोटी छोटी, इसने आंखें बंद कर रखी थी। मैंने इसे हिलाते हुए कहा, पोशाली मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरा नाम डैश। मैंने इसे अपना कोडवर्ड बताया। पोशाली ने आंखें खोलकर जैसे आलम ख्वाब में मेरी तरफ देखी। मैंने इसकी रस्सियाँ खोल दी और इसे कहा कि चांकिया प्लान को लेकर मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ, मेरे साथ चलो। मैंने जल्दी जल्दी इसे थोड़े बहुत हक़ाइक़ से आगाह किया। आखिर वो एक ट्रेंड कमांडो लड़की थी, अगरचे इस पर बड़ा तशद्दुद हो चुका था, मगर आज़ाद होते हुए और मेरी बातें सुनते ही वो उठकर खड़ी हो गई। इसने उर्दू में मुझे आहिस्ता से कहा, क्या तुमने लीडर को कत्ल कर दिया है? मैंने इसे बताया कि लीडर से मेरा सामना नहीं हुआ। इसने मैगज़ीन बेल्ट अपनी कमर के गिर्द लपेटी, स्टेन गन का मैगज़ीन खोलकर चेक किया और इसे सीधे हाथ में उठाकर बोली, मैं इनमें से किसी एक को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती। मैंने इसे समझाने की कोशिश की कि हमारा मिशन वहाँ से फरार होना है, इन लोगों को कत्ल करने में वक्त ज़ाया करना नहीं। पोशाली ने तेज़ लहजे में कहा, कोई वक्त ज़ाया नहीं होगा। मैं जानती हूँ ये लोग कहाँ होंगे। 3 तुमने हलाक किए हैं, बाकियों को मैं जहन्नम में पहुँचाऊँगी, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। पोशाली वाकई एक माहिर और जुर्रतमंद कमांडो लड़की थी। इसका जिस्म मजबूत और सडोल था। असला हाथ में आते ही वो शेरनी बन गई। वो गन के लिए झुकी झुकी सुरंग के दरवाजे पर आ गई। इसने दाएं जानिब देखा, फिर हाथ से मुझे पीछे आने का इशारा किया। स्टेन गन अब इसने दोनों हाथों में पकड़ ली थी। पोशाली कमांडो इस किते की तरफ बढ़ी, जिसके बारे में मुझे तामल नौजवान ने बताया था कि रात को एलम और इसके साथी वहाँ सोते हैं। वहाँ नारियल के ऊंचे छप्पर के नीचे घास पर तकरीबन बाकी सारे के सारे तामल तकरीबकार पड़े गहरी नींद सो रहे थे। बांस के साथ लटकी हुई लालटेन की बत्ती इतनी नीची थी कि रोशनी बमुश्किल बाहर निकल रही थी। पोशाली कमांडो ने जाते ही स्टेन गन का दस्ता अपनी कोहले की हड्डी के साथ लगाया और ट्रिगर दबा दिया। इसकी गन की नाली से शोले और शरारे निकलने लगे। फायरिंग के धमाकों से सन्नाटे के सीज में सोया हुआ जंगल लर्ज उठा। मैंने भी स्टेन गन से फायरिंग शुरू कर दी। सोए हुए तामल तकरीबकारों में से सिर्फ एक दुबला पतला नाटे कद का तामल उठकर एक तरफ को दौड़ा, लेकिन पोशाली कमांडो की एक बाड़ इसकी कमर को काटती हुई द्रांति की तरह फिर गई और वो यूं गिरा जैसे किसी ने खीरे को दरमियान से काट दिया हो। 10 सेकंड के अंदर अंदर छप्पर के नीचे घास पर तामल तकरीबकारों की लाशें उल्टी सीधी औंधी सिमटी हुई पड़ी थी। पोशाली ने गन कांधे से लटकाई और मुझे साथ लेकर वहां से बाहर निकल गई। मैंने इसे बताया कि रावनपुरी के मंदिर के पास मैंने एक जगह रिवॉल्वर और थैले में अपने कुछ रुपए दफन किए हुए हैं। रुपयों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। हम चढ़ाई चढ़कर हाथी वाले बुद्ध के करीब से गुजरकर रावनपुरी वाले मंदिर की तरफ चलने लगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इस ताजिक मुसलमान कमांडो लड़की को दरिंदा सिर्फ तामल तकरीबकारों की कैद से निकाल कर ले आया हूँ। पोशाली वाकई एक दलेर कमांडो लड़की थी। इसके रवैये में मुझे संगदिली का एक पहलू भी दिखाई दिया। शायद ये संगदिली इस तशद्दुद और बर्बरियत का नतीजा था जो कभी रूसियों ने और बाद में इन तामल दरिंदों ने इस पर दबा रखी थी। हम दरख्तों के नीचे से होकर रात के अंधेरे में खंडर की तरफ चले जा रहे थे। पोशाली कमांडो एक मैली सी पतलून और नीम आस्तीनों की शर्ट में थी, जिसके बटन इसने ऊपर तक बंद कर रखे थे। इसने मेरे सर की तरफ देखकर कहा, ये अपने सर पर तुमने जो तामल बुरीलो वाला रुमाल बांध रखा है, इसे फेंक दो, हमें ये कपड़े भी कहीं बदलने होंगे। रास्ते में मैंने इसे सारी ब्रीफिंग कर दी। बहुत कुछ इसे पहले ही मालूम था। चांकिया प्लान के बारे में इसे हमारे एजेंट के जरिए पूरी तरह आगाह कर दिया गया था। इस एतबार से पोशाली हमारे मिशन से पूरी तरह बाखबर थी। रावनपुरी के मंदिर के पास पहुंचकर मैंने मिट्टी हटाकर रिवॉल्वर और रुपयों वाली थैली निकाली। इसमें 500 के करीब नोट थे। अब हम वापस जाफना के मज़ाफ़ात वाले जंगल की तरफ चल पड़े। रात ने ढलना शुरू कर दिया था। आसमान पर सुबह सादक की रोशनी का गुबार सा उड़ने लगा था। हम इस इलाके के आखिरी जंगल यानी 500 के जंगल में आए तो खुदा जाने कहाँ से एक भूरे रंग का रीछ हमारे सामने आकर रास्ता रोककर खड़ा हो गया। इससे पहले कि मैं कोई हरकत करता, पोशाली ने स्टेन गन सीधी की और ट्रिगर दबा दिया। जंगल एक बार फिर फायरिंग के धमाकों से गूंज उठा और रीछ छलनी होकर नीचे गिर पड़ा। पोशाली कमांडो के बरवक्त फैसला करने के जज्बे ने मुझे बहुत मुतासिर किया। ये लड़की हमारे मिशन के लिए मौजूद तरीन लड़की थी। जब मैंने ताजिक मुसलमान कमांडो लड़की पोशाली को बताया कि अब हम जंगल से निकलकर जाफना के मज़ाफ़ात में दाखिल होने वाले हैं, तो वो रुक गई। इसने स्टेन गन मैगजीन की पेटी उतार कर ज़मीन पर रख दी और बोली,
तुम भी असला उतार दो, हमें ये सब कुछ इसी जगह फेंक देना होगा। ये असला इन तामिल तखरीबकारों ने श्रीलंका के फौजी गैरिजनों से चुराया है। मैंने भी स्टेन गन और मैगजीन की पेटी ज़मीन पर रख दी। हमने सारा असला एक जगह गाड़ी में फेंक दिया। वो कहने लगी, हमें शहर पहुंचकर अपना लिबास भी बदलना होगा। तुम्हारी खाकी पतलून और शर्ट पर किसी को एतराज़ तो नहीं हो सकता, मगर शक पड़ सकता है, क्योंकि तामिल तखरीबकार आमतौर पर ऐसी ही खाकी वर्दी में होते हैं। ये यहाँ की पुलिस को भी मालूम होगा। खुशहाली का नुक्ता बड़ा गौरतलब था। जाफना के मज़ाफ़ात में पहुँचते पहुँचते दिन निकला है। चारों तरफ दिन की सफ़ेद चमकीली रोशनी फैल गई। इस रोशनी में मैंने इस समरकंद की मुसलमान दलेर कमांडो लड़की पोशाली के चेहरे का जायज़ा लिया। इसने मुझे अपनी गर्दन और बाजुओं के ज़ख्म दिखाए जो हिंदू तामिल तखरीबकारों ने इसे लगाए थे। वो कहने लगी, ये लोग अगरचे लंका के रहने वाले तामिल हैं, मगर इनकी हमदर्दियाँ भारत के तामिलों के साथ हैं और ये यहाँ के मुसलमानों के जानी दुश्मन हैं। मेरे सामने उन्होंने ट्रंको माली के कई तामिल मुसलमानों का खून बहाया है। जाफना शहर की सड़क पर आकर हमने खाली टैक्सी पकड़ी और दरमियाने दर्जे के एक होटल में आ गए। हमने वहाँ अपने आप को मियाँ बीवी जाहिर किया और कमरे में आकर बारी बारी गुस्ल किया। पेट भरकर नाश्ता किया। हम सारी रात के जागे हुए थे, मगर दोनों कमांडो थे और कमांडो कई रात जाग कर भी चाको चुबंद रहना जानते हैं। 10 बजे हमने जाफना के एक मार्केट में आकर अपने लिए एक नया जोड़ा कपड़ों का और बूट खरीदे। खुशहाली ने सादी सी पतलून और शर्ट खरीदी। मैंने भी कमीज़ और पतलून ही खरीदी। वापस होटल आकर हमने नया लिबास पहन लिया और मैंने खुशहाली से कहा कि वो कुछ देर आराम कर। मैं इसे कमरे में छोड़कर होटल की पहली मंजिल वाले कमरे में आकर चाय मंगवा कर पीने लगा। बैरी से मैंने मालूम कर लिया कि कोलंबो जाने वाली गाड़ी शाम को जाती है। घंटे 1.5 घंटे बाद मैं कमरे में गया तो खुशहाली अभी तक गहरी नींद से रही थी। खुदा जाने बेचारी कब की जागी हुई थी। कमांडो चाकू, भरा हुआ रिवॉल्वर और फालतू गोलियां इसके सिराने के नीचे रखी हुई थी। मैं खिड़की के पास कुर्सी पर बैठकर सिगरेट पीने लगा। दरवाजे को मैंने बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी थी। कुर्सी पर बैठे बैठे मुझे भी नींद आ गई। मैंने सिगरेट खिड़की से बाहर फेंका और आंखें बंद कर ली। मैं भी सो गया। आंखें खुली तो धूप खिड़की से जा चुकी थी। मैंने घड़ी देखी, 2 बज रहे थे। मैं जल्दी से उठ बैठा। बाहर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने पूछा, कौन है? तो एक लड़के की आवाज़ आई। वो पूछ रहा था कि खाना किस वक्त ला। मैंने कहा कि खाना ले आए। फिर मैंने खुशहाली को जगा दिया। खुशहाली आंखें खोलकर मुझे यूं देखने लगी जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर मुस्कुराई और बोली, मैं कितनी देर सोई? इसने मुंह हाथ धोया। इतने में लड़का खाना ले आया। हमने मिलकर खाना खाया। मैंने खुशहाली को बताया कि ट्रेन शाम के 7:15 बजे चलेगी। खुशहाली के बाल स्याह थे जिनको गर्दन के जरा नीचे तक तराशा गया था। हम चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। खुशहाली ने मुझे हिंदू तामिल तखरीबकारों की कैद में गुजारी हुए हवलनाक दिनों के वाक़यात सुनाए तो इसका चेहरा गुस्से से लाल भभौका हो गया। वो कह रही थी, ये हिंदू तामिल तखरीबकार इंतहाई मुतअस्सब और दरिंदा सिफ्त लोग थे। उन्होंने मुझे ऐसी अज़ियतें दी कि मैं उन्हें क़यामत तक नहीं भुला सकती। मैंने इन सब को हलाक कर दिया है, लेकिन मेरे दिल में अभी तक इंतकाम की आग भड़क रही है। वो चाय की प्याली हाथ में लिए खिड़की से बाहर नारियल के दरख्तों की लहराती हुई शाखों को देख रही थी। कहने लगी, इनके लीडर ने मुझसे ट्रांको माली और कोलंबो के सिनाली मुसलमान ताजरों के बारे में बहुत कुछ पूछना चाहा, मगर मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया। मैं अब नाउमीद हो गई थी और मौत का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक तुम आ गए। अल्लाह ताला ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेज दिया है। इसके बाद हमने अपने अहम तरीन मिशन चाकिया प्लान के बारे में बातें शुरू कर दी। खुशहाली ने कहा, चाकिया प्लान का ब्लूप्रिंट जिस गैर मुल्की सफारत खाने के तहखाने में महफूज पड़ा है, वो अपनी खुफिया सरगर्मियों और सिक्योरिटी में सारी दुनिया में मशहूर है। इसकी सीक्रेट सर्विस के आदमी अपने दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने में जाकर कत्ल कर देने की सलाहियत रखते हैं और ऐसा एक मुद्दत से किया जा रहा है। मैंने कहा, इन्हीं हक़ाइक़ के पेश नज़र चाकिया प्लान के लिए तुमसे मदद और ताउन की दरख्वास्त की गई है, क्योंकि एक तो तुम इन्हीं के मुल्क की रहने वाली हो, दूसरे एक ट्रेंड कमांडो भी हो। खुशहाली ने मुस्कुराते हुए चाय की प्याली मेज़ पर रख दी और बोली, कमांडो तो तुम भी बड़े ज़बरदस्त हो, मुझे तुम्हारे बारे में भी ब्रीफ कर दिया गया है। मैंने फ़ौरन कहा, अगर तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि तुम वाकई एक मिसाली कमांडो लड़की हो। तुम्हारी महारत का सबूत तो तामिल तखरीबकारों के जंगल में ही मिल गया था। बहरहाल अब हम दोनों को एक साथ चाकिया प्लान जैसे नाजुक और बेहद ज़रूरी मिशन का आगाज़ करने हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हम अपने मिशन का आगाज़ कहाँ से और किस अंदाज से करेंगे? खुशहाली अपनी प्याली में चाय उंडेल रही थी। एक लम्हे के लिए वो कुछ न बोली, फिर बगैर चीनी के चाय का एक हल्का सा घूंट भरकर बोली, ये तफसीलात कोलंबो जाकर ही तय हो सकती हैं। अभी मेरे जहन में ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई स्कीम है? मैंने कांधे उछलाकर कहा, स्कीम सोची जा सकती है। क्या तुम रूसी ज़ुबान बोल लेते हो? खुशहाली ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। मैंने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिला दी। वो खामोशी से चाय पीने लगी। इसके बाद खुशहाली ने इस मौजू पर कोई बात न की। मैं भी खामोश रहा। गाड़ी के टाइम से हम थोड़ी देर पहले होटल से निकलकर रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। मेरे पास सिर्फ एक ब्रीफ केस ही था जिसमें मेरी कुछ सफरी ज़रूरियात की चीज़ें थी। खुशहाली ने मार्केट से एक थैला नुमा पर्स ख़रीद लिया। ये इसलिए कि एक नॉर्मल खातून नजर आए।
रिवॉल्वर इस वक्त भी मेरी जेब में था और चाकू मैंने ब्रीफ केस में रखा हुआ था। इस इलाके में हमारी निगरानी का ज़्यादा इम्कान नहीं था। शाम का अंधेरा शहर पर उतर रहा था और कई इमारतों में बत्तियां रोशन हो गई थी। मैंने कोलंबो तक सेकंड क्लास के 2 टिकट खरीदे। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर तैयार खड़ी थी। हम सेकंड क्लास के एक ऐसे कोपे में जाकर बैठ गए जिसमें कुल 4 नशिस्तें थी। बाकी दोनों नशिस्तें खाली थी। ट्रेन ठीक वक्त पर कोलंबो की तरफ रवाना हो गई। सारी रात ट्रेन जंगलों में सफ़र करती रही। दूसरे दिन शाम को हमें कोलंबो पहुंचना था। तो दोस्तों, अगली किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।